एकादश के बैंकिंग के बच्चों का हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में मौद्रिक प्रमाप। देखिए, अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि अलग अलग मौद्रिक प्रमाप यानी कि मॉनेटरी स्टैंडर्ड अलग अलग देशों में अलग अलग समय पे लागू रहे हैं। स्वर्णमान पढ़ा हमने, रजतमान पढ़ा धातुमान के अंतर्गत। फिर हमने ये भी जाना कि स्वर्णमान का पतन हुआ, रजतमान भी धीरे धीरे गायब हो गया। भारत में कब कब स्वर्णमान रहा, कब कब रजतमान रहा, और पत्र मुद्रा मान कब से प्रारंभ हुआ, ये सब जानने की अगर इच्छा है तो ये चैप्टर आप ही के लिए है। स्टीनर और शेपरो के एक कथन के साथ शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रामान का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वस्तुतः एक सुसंगठित तथा सुनिश्चित मुद्रामान देश के आर्थिक विकास का पूर्व अपेक्षित आधार होता है। देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, ये वहाँ के मुद्रामान पर ही निर्भर करता है। एक सुसंगठित यानी कि वेल ऑर्गेनाइज्ड और सुनिश्चित यानी कि वेल डिटरमाइंड स्टैंडर्ड यानी कि मनी मॉनेटरी स्टैंडर्ड ये देश के विकास का पूर्व अपेक्षित आधार होता है। यानी कि अगर आप देश का विकास चाहते हैं तो सबसे पहले बेसिस के तौर पे एक सुसंगठित और सुनिश्चित मुद्रामान की ज़रूरत होगी। भारत की स्थिति जानने के लिए आइए हम पृथक मौद्रिक मान अपनाए गए हैं। देश में सन 1835 से पहले विभिन्न आकार और प्रकार के लगभग 994 किस्म के सिक्के प्रचलन में थे। ये 994 किस्से सिक्के नहीं हैं, माफ़ कीजिएगा, ये 994 प्रकार के सिक्के हैं जो प्रचलन में थे। कब? 1835 से पहले। ऐसी मौद्रिक अव्यवस्था के कारण व्यापार और उद्योग के संचालन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तो हुआ ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ मौद्रिक सुधार लाने का निश्चय किया, और इस संबंध में कंपनी ने 1835 में चलन अधिनियम यानी कि करेंसी एक्ट 1835 पारित कर दिया। तो भारत में 1835 करेंसी एक्ट जब आया तो शुरुआत हो गई उस युग की जिसे कहा जाता है सिल्वर स्टैंडर्ड एज, यानी कि भारत में रजतमान की शुरुआत हो गई करेंसी अधिनियम चलन अधिनियम 1835 के अंतर्गत। इसकी कुछ विशेषताएं थीं। पहला, चांदी के सिक्के को प्रमाणिक सिक्का घोषित किया गया और कंपनी ने अपने अधीन क्षेत्रों के अंतर्गत प्रचलित सिक्कों में एकरूपता स्थापित की। यानी कि जो विभिन्न प्रकार के 994 प्रकार के सिक्के प्रचलन में थे, कंपनी ने करेंसी अधिनियम 1835 के माध्यम से प्रमाणिक सिक्का घोषित किया चांदी के सिक्के को, और कोशिश की कि जो सिक्के प्रचलन में रहें उनमें एकरूपता हो। चांदी का सिक्का 180 ग्रेन का था वजन में। ग्रेन वजन की एक इकाई है। इसमें 11 भाग शुद्ध चांदी का था, 165 ग्रेन शुद्ध चांदी और 15 ग्रेन खोट होता है। खोट चांदी होता है। इसके आधार पे सिक्के की कोटिंग की जाती थी। साइड लाइंस जो है वो खोट से उसकी कोटिंग कर दी जाती थी। इससे जो घिसावट होती थी वो चांदी की ना होकर के खोट की होती थी, और इस तरह से नुकसान कम होता था। चांदी के सिक्कों की स्वतंत्र ढलाई की अनुमति दी गई, यानी कि कोई भी व्यक्ति चांदी ले जा करके टकसालों में चांदी के सिक्के ढलवा सकता था। चांदी का सिक्का असीमित विधिग्राह्य था। चांदी विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक थी। कागजी नोट तथा अन्य धातुओं के सिक्के भी प्रचलन में थे जो चांदी में परिवर्तनीय होते थे। यानी कि कागज़ के नोट और अन्य धातुओं के सिक्के जैसे कि खोट के या गीलट के सिक्के जो प्रचलन में थे, मगर वो भी चांदी में परिवर्तनीय थे। कभी भी आप उन सिक्कों को, सांकेतिक सिक्कों को, कागज़ के नोटों को ले जा सकते थे बैंक में, और बैंक में या सरकार के द्वारा नियत ऑफिसेज में, और चांदी के सिक्के चांदी प्राप्त कर सकते थे। चांदी की सलें या क्षणें जिन्हें कह सकते हैं। अच्छा, चांदी के आयात निर्यात पर भी कोई प्रतिबंध नहीं था। अगर आप देखें इसमें वो सारे लक्षण हैं जो स्वर्णमान में होते थे, वही सारे लक्षण हैं। 1835 से 1873 तक रजतमान भारत में सुचारू रूप से कार्य करता रहा, लेकिन 1874 में चांदी का मूल्य गिर गया।
और इसकी वजह से आप सभी लोग जानते हैं इसकी वजह से क्या हुआ, रजतमान का संचालन जो था वो कठिन हो गया। उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ बाधाएं आने लगीं। कारण वही थे, मैक्सिको में चांदी की नई खानों का पता चला, जिससे चांदी की पूर्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अनेक यूरोपीय देशों द्वारा स्वर्णमान या दुधात्मान अपनाने के कारण भी चांदी की पूर्ति में अत्यधिक वृद्धि हो गई। ज़्यादातर लोगों ने स्वर्णमान या दुधात्मान अपना लिया था, तो भी वहाँ चांदी की मांग कम हो गई, और इस तरह से का जो मूल्य था वो बाज़ार मूल्य काफ़ी कम था, लेकिन सरकार के द्वारा तय किया गया टकसाली दर काफ़ी ज़्यादा थी। तो लोग स्वतंत्र मुद्रा ढलाई होने के कारण टकसालों में जाते थे और अपनी चांदी को चांदी के सिक्कों में परिवर्तित करा लेते थे। इससे सरकार का बड़ा नुकसान हो रहा था। देश में मुद्रा की मात्रा भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि स्वतंत्र ढलाई होने के कारण लोग लगातार चांदी को सिक्कों में कन्वर्ट करा रहे थे। और इससे क्या हुआ, जब मुद्रा की मात्रा बढ़ गई तो देश के भीतर कीमत स्तर भी ऊंचा हो गया। परिणामतः देश के आयातों में वृद्धि और निर्यातों में कमी होने लगी। इससे देश का भुगतान संतुलन भी असंतुलन में तब्दील हो गया, यानी कि प्रतिकूल हो गया। और हर्षेल समिति की सिफारिश पर 1893 में रजतमान को छोड़ दिया गया। रजतमान देखिए 1873 से 1893 तक जैसे तैसे खींचा गया, लेकिन इसे 20 साल की खींचतान के बाद 1893 में छोड़ दिया गया। कब से शुरू हुआ, 1835 से करेंसी एक्ट 1835 से शुरू हुआ। रजतमान 1873 तक बगैर किसी दुविधा और बगैर किसी समस्या के चला। 1874 में चांदी का मूल्य इसलिए गिर गया क्योंकि मैक्सिको में चांदी की नई खानें पता चलीं। यूरोप के कई सारे देशों ने स्वर्णमान या दुधात्मान अपना लिया, और इससे चांदी की मांग आपूर्ति की अपेक्षा बेहद कम हो गई। देश में चूँकि स्वतंत्र मुद्रा ढलाई की सुविधा थी, चांदी का बाज़ार मूल्य काफ़ी कम था, लेकिन टकसाली दरें भारत सरकार के द्वारा जो तय की गई थीं वो काफ़ी ज़्यादा थीं। लोग आते थे चांदी लेकर के और चांदी के सिक्के ढलवा करके ले जाते थे। इस तरह से सरकार का बहुत नुकसान होता था। देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ने से कीमत स्तर भी ऊंचा होता चला गया, और आयातों में भी वृद्धि हुई, निर्यातों में कमी हो गई। 1893 में रजतमान का परित्याग कर दिया गया। तो एक लंबा कालखंड रहा रजतमान का। बात करें अपूर्ण दुधात्मान, हर्षेल समिति के सुझाव पर भारतीय टंकण अधिनियम 1893 आया, इंडियन कॉइनेज एक्ट 1893। और ये जो अधिनियम पारित हुआ, इसमें अपूर्ण दुधात्मान की स्थापना हुई। इस व्यवस्था के अंतर्गत चांदी तथा स्वर्ण का टंकण स्वतंत्र नहीं था, केवल चांदी के सिक्के ही असीमित विधिग्राह थे। स्वर्ण मुद्राएं सावरेन व अर्ध सावरेन भी प्रचलित की गईं। पत्र मुद्रा भी निर्गमन में लाई गई, यानी कि स्वर्ण के सिक्के भी थे, चांदी भी के सिक्के थे। लेकिन जो अपूर्ण दुधात्मान इसलिए कहा गया क्योंकि इस व्यवस्था में चांदी तथा स्वर्ण का स्वतंत्र टंकण नहीं था, केवल चांदी के सिक्के जो थे। स्वतंत्र टंकण तो किसी का नहीं था, लेकिन चांदी के सिक्के जो थे वही असीमित विधिग्राह्य थे। सोने के सिक्के की असीमित विधिग्राह्यता भी समाप्त कर दी गई थी। स्वर्ण मुद्राएं सावरेन और अर्ध सावरेन के रूप में भी प्रचलित की गई। ये क्या होता है आगे बताएंगे। पत्र मुद्रा भी प्रचलन में थी। तो ये कब हुआ, जब भारतीय टंकण अधिनियम 1893 देश में लागू हुआ। फिर हम बात करें स्वर्ण विनिमय मान की, जिसे गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड कहा गया। मौद्रिक सुधार संबंधी विभिन्न प्रस्ताव पर विचार किए जा रहे थे। उन पर विचार करने के लिए 1898 में फाउलर कमेटी का गठन किया गया। समिति ने सुझाव दिए कि समिति के सुझाव के आधार पर सरकार द्वारा सन 1899 में ब्रिटिश सावरेन को विधिग्राह्य मुद्रा घोषित कर दिया गया। ट्रेजरी से अनुमति प्राप्त न होने के कारण भारत में शाही टकसाल की शाखा नहीं खोली जा सकी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत में जो ब्रिटिश सावरेन है, यानी कि
जो ब्रिटेन की मुद्रा थी उसको विधिग्राह्य मुद्रा घोषित कर दिया गया था। और प्रयास ये था कि भारत में शाही टकसाल यानी कि ब्रिटेन की टकसाल खोल दी जाए और ब्रिटेन के सिक्के ही यहाँ चलाए जाएं। लेकिन किसी कारण से ब्रिटिश ट्रेजरी से ये अनुमति नहीं मिल पाई कि भारत में शाही टकसाल यानी रॉयल मिंट खोली जाए, उसकी ब्रांच खोली जाए। तो इस तरह से भारत में परिस्थितियों वश 1900 में स्वर्ण विनिमयमान की स्थापना करनी पड़ी। और इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या हुआ, देश के अंदर स्वर्ण सिक्के तो प्रचलन में थे नहीं, देश की आंतरिक आवश्यकताओं हेतु स्वर्ण रुपया स्वर्ण में परिवर्तनीय था। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्वर्ण विनिमय मान। स्वर्ण के सिक्के वहाँ स्वर्ण विनिमय मान में प्रचलन में नहीं होते, लेकिन जो भी सिक्के होते हैं या नोट्स होते हैं वो स्वर्ण में परिवर्तनीय होते हैं। तो वो था, केंद्रीय सरकार विदेशी भुगतानों के लिए निश्चित विनिमय दर पर देशी मुद्रा के बदले स्वर्ण देती थी। और भारतीय रुपए को ब्रिटिश पौंड के साथ संबद्ध कर दिया गया। कब? सन 1900 में। और उसकी विनिमय दर 1 शिलिंग 4 पैंस तय कर दी गई। किंतु प्रथम विश्व युद्ध काल में 1917 में भारत सरकार को इसे फिर से स्थगित करना पड़ा। 1920 में इसे पुनः 1 रुपया बराबर 2 शिलिंग की विनिमय दर को अपना लिया गया। किंतु सरकार इस विनिमय दर को बनाए रखने में असमर्थ रही, क्योंकि अस्थिरता व अनिश्चितता के कारण जनता कि नोटों को स्वर्ण में बदलने की मांग बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि नोटों पर से जनता का भरोसा उठ रहा था। सरकार विवश हुई और उसने स्वर्ण में रुपए की परिवर्तनीयता समाप्त। रिपीट कीजिए, जो डेट्स हैं अलग अलग मानों की, जैसे देश में 1900 में स्वर्ण विनिमयमान की स्थापना हुई। ठीक है, स्वर्ण विनिमयमान का तात्पर्य क्या होता था, स्वर्ण के सिक्के नहीं होते थे, लेकिन उनमें स्वर्ण में जो भी पत्र मुद्रा वगैरह थी उनकी स्वर्ण में परिवर्तनीयता थी, है ना। विनिमय दर तय कर दी गई पौंड के साथ जब भारतीय रुपए को संबद्ध किया गया। विनिमय दर क्या थी, 1 शिलिंग 4 पैंस। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 में भारत सरकार को इसे स्थगित करना पड़ा। 1920 में पुनः 1 रुपये बराबर 2 शिलिंग की विनिमय दर से इसे अपनाया गया। लेकिन ये विनिमय दर भी सरकार लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि देश में लोगों का पत्र मुद्रा पर भरोसा कम होने लगा और वो नोटों को स्वर्ण में बदलने की मांग करने लगे। परिणाम स्वरूप परिवर्तनीयता का ये जो गुण था ये सरकार को समाप्त करना पड़ा। 1927 में सरकार ने स्वर्णमान को पूरी तरह से छोड़ दिया। फिर स्वर्ण पाठमान अपनाया गया, गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड। गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड जो था इसे 25 अगस्त 1925 को सरकार ने हिल्टन यंग आयोग की नियुक्ति की, जिससे भारत में स्वर्ण पाठमान को अपनाने का सुझाव दिया। आयोग ने रुपए की विनिमय दर को 18 पैंस पर रखने की सिफारिश की। आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए मार्च 1927 में एक चलन अधिनियम पारित कर दिया गया। एक नया चलन अधिनियम आया। आप देखिएगा, चलन अधिनियम 1835 था। फिर इंडियन कॉइनेज एक्ट जो आया वो कौन सा था, इंडियन कॉइनेज एक्ट जो अभी आपने पढ़ा 1893 था, माफ़ कीजिएगा, यस 1935। करेंसी अधिनियम 1893। भारतीय टंकण कौन सा अधिनियम, इस अधिनियम को नाम दिया गया क्या, हिल्टन यंग आयोग कमीशन की सिफारिश पे जो अधिनियम आया इसे करेंसी अधिनियम ही कहा गया और ये 1927 में आया। कब आया? 1927 में। 1 अप्रैल 1927 से लागू हो गया। इसके अंतर्गत स्वर्ण पाठमान को अपना लिया गया। विनिमय दर भी 18 पैंस निर्धारित कर दी गई। 1 रुपया को 18 पैंस के बराबर रखा गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय रुपये का स्वर्ण से संबंध प्रत्यक्ष रूप से न रख करके स्टर्लिंग के द्वारा इसकी परिवर्तनीयता अप्रत्यक्ष रूप से तय की गई। भारत में स्थापित उपर्युक्त मुद्रामान को स्वर्ण पाठमान के स्थान पर स्वर्ण विनिमय मान कहना अधिक उपयुक्त होगा। ठीक है। स्टर्लिंग विनिमय मान जो है ये 31 सितंबर 1931 को इंग्लैंड ने जैसे ही स्वर्ण पाठमान का परित्याग कर दिया
तो चूंकि भारतीय मुद्रा जो है वो स्टर्लिंग से जुड़ी हुई थी, विश्वव्यापी मंदी ने इंग्लैंड को स्वर्ण पाठमान छोड़ने के लिए विवश किया था। 21 सितंबर 1931 को इंग्लैंड ने स्वर्ण पाठमान का परित्याग किया था, जिससे स्टर्लिंग की स्वर्ण में परिवर्तनीयता समाप्त हो गई थी। भारतीय रुपया चूंकि स्टर्लिंग में परिवर्तनीय था, इसलिए भारतीय मुद्रामान स्वर्ण पाठमान के स्थान पर स्टर्लिंग विनिमयमान हो गया। 25 सितंबर 1931 को भारतीय रुपये का स्टर्लिंग से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप सैद्धांतिक रूप से भारत में स्टर्लिंग विनिमयमान की स्थापना हो गई। कब की बात है ये? 25 सितंबर 1931। उस समय विनिमय दर जो थी वो 1 शिलिंग 6 पैंस निश्चित कर दी गई। 1935 बाह्य मूल्य को स्थिर रखने का कार्य रिजर्व बैंक को सौंप दिया गया। भारत में स्टर्लिंग विनिमय मान 1946 तक चलता रहा। स्वर्ण समता मान ये क्या है, इसे हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।